हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल सुरेश जोशी क्लासेज में। और आज मैं आपके लिए साइंस की वीडियो लेकर आया हूं टॉपिक एक, क्योंकि काफ़ी बच्चे बार बार बोल रहे थे कि सर साइंस भी स्टार्ट कीजिए, तो मैं इस चैनल में अब साइंस भी स्टार्ट कर रहा हूं। और आज का जो टॉपिक है वो है फर्टिलाइज़र के ऊपर। इसमें जो क्वेश्चंस ज्योग्राफी से बनते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, और जो साइंस के क्वेश्चन है उर्वरक से रिलेटेड वो भी आपको मैं यहाँ पर कराऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, सारी बातें आपको ज़रूर समझ में आएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। भारत में उर्वरक उद्योग, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत ने स्वतंत्रता के बाद उर्वरक उद्योग में काफ़ी प्रगति की है, क्योंकि 1947 में जब भारत आज़ाद हो गया था तो भारत बाद में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया, हरित क्रांति लाया, और भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि पर ही आधारित थी, यानी एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना। तो इसके लिए फर्टिलाइजर यानी उर्वरक खाद भी क्या थी, जरूरी थी। तो इस पर भी काफ़ी फोकस किया गया। आफ्टर फ्रीडम भारत में पहला उर्वरक संयंत्र 1906 में स्थापित किया गया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का पहला संयंत्र फर्टिलाइजर प्लांट कौन से सन में लगा था, तो 1906 में लगा था। यदि लोकेशन पूछ ले तो तमिलनाडु राज्य के रानीपेट में लगा था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि तमिलनाडु राज्य के रानीपेट में। और अब फर्टिलाइजर अलग अलग होते हैं, जैसे बच्चों हम बात करें, कुछ नाइट्रोजन युक्त होते हैं, कुछ फॉस्फोरस, कुछ पोटास। तो जो रानीपेट में लगा था 1906 में, ये सुपर फॉस्फेट प्लांट था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्लांट कौन सा था, सुपर फॉस्फेट। ठीक है। अब अगला, भारत नाइट्रोजन उर्वरक के उत्पादन में विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है। नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर है, मेन इसी की बात की जाती है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की। तो इसमें भारत अभी विश्व में दूसरे स्थान पर है। पहले पर चाइना है, काफ़ी आगे है। दूसरे पर यूएसए था। अब यूएसए को पीछे करके भारत दूसरे स्थान पर आ चुका है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में, और नंबर 1 पर चाइना ही है, जो कि काफ़ी आगे है। अगला है, उर्वरक उद्योग में चीन तथा यूएसए के बाद भारत का तीसरा स्थान है। चीन और यूएसए जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है उसके बाद भारत का तीसरा स्थान है। कभी भारत दूसरे में भी रहता है, लेकिन चाइना पहले पर ही है। उर्वरक उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 2 टाइप के सेक्टर होते हैं, एक होता है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर है जो, और दूसरा होता है जो कोऑपरेटिव सेक्टर होता है, सहकारी। तो यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में भारत में। और भारत में सहकारी स्वामित्व वाला पहला उर्वरक कारखाने की स्थापना 1951 में झारखंड के सिंदरी में हुई। ये ध्यान से पढ़ना, यानी जो पहला प्लांट लगा था 1906 में वो सहकारी स्वामित्व वाला नहीं था। तो पहला सहकारी स्वामित्व वाला यानी कोऑपरेटिव, ये कौन सा बना था, 1951 के झारखंड के सिंदरी में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में सहकारी स्वामित्व वाला पहला उर्वरक कारखाना कहाँ लगा था, तो आपका जवाब होगा 1951 में झारखंड के सिंदरी में। सिंदरी का जो प्लांट है अब ये बंद हो चुका है खैर, लेकिन पहला यहीं पर लगा था। कौन सा, सहकारी स्वामित्व वाला। और मुख्यतः देश में इस समय 57 बड़ी उर्वरक इकाइयाँ हैं, जो फर्टिलाइजर यूनिट्स हैं मेन, मुख्यतः 57 है, जिसमें से ज़्यादातर क्या करती हैं, यूरिया का उत्पादन करती है। दोस्तों, खाद के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो यौगिक है वो यूरिया होता है। तो भारत में लगभग 57 में से 29 इकाइयाँ यूरिया के उत्पादन के लिए काम करती हैं। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है इसके लिए क्या क्या जरूरी होता है कि फर्टिलाइजर तैयार किया जाए। तो उर्वरक उद्योग के लिए नैप्था, रॉक फॉस्फेट, सल्फर, जिप्सम और प्रगालक गैस महत्वपूर्ण तत्व या पदार्थ हैं। ये महत्वपूर्ण पदार्थ हैं जिनसे क्या बनाया जाता है, फर्टिलाइजर। नैप्था, रॉक फॉस्फेट, सल्फर, जिप्सम और प्रगालक गैस। यदि गैस उपलब्ध नहीं है तो कोयले की मदद से भी क्या किया जाता है, फर्टिलाइजर बनाया जाता है। या तो गैस चाहिए, और गैस नहीं है तो कोल की मदद से भी क्या बनाया जाता है, फर्टिलाइजर। यानी जो फर्टिलाइजर होते हैं वो या तो किस पर बेस्ड होते हैं, कोल पर, या होते हैं नेचुरल गैसेस पर। अब कोयले आधारित संयंत्र भारत में कौन कौन से हैं, मैंने यहाँ पर लिस्ट लिखी है, आप जरूर नोट कर लेना। जो ऐसे फर्टिलाइजर प्लांट जो किस पर आधारित हैं, कोयले पर। तो वैसे तो भारत में ज़्यादातर कोयला आधारित संयंत्र है। जैसे हम बात करें बिजली उत्पादन में भी 67% हम थर्मल पावर प्लांट का यूज करते हैं। ऐसे ही फर्टिलाइजर बनाने में भी कोयले का ही प्रयोग किया जाता है।
पहला इसमें है भिलाई कोरबा जो कि छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, रामागुडम आंध्र प्रदेश में है, जमशेदपुर सिंदरी झारखंड में है, राउरकेला तलचर उड़ीसा में है और नेवेली तमिलनाडु में है। नवेली की खान जो कि लिग्नाइट, ये काफ़ी आता है कि लिग्नाइट कोयले पर आधारित भारत का फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ पर है, तो लिग्नाइट कोयला जो नवेली में पाया जाता है तमिलनाडु आधारित है लिग्नाइट कोयले पर फर्टिलाइजर प्लांट। तो ये सारे हैं जो कि कोल इंडस्ट्री पर बेस्ड हैं। और आपसे यदि कभी पूछ ले कि भारत में नेचुरल गैस पर आधारित कौन से उर्वरक संयंत्र है, तो एक हजीरा का याद कर लेना, हजीरा जो कि गुजरात में है और दूसरा थाल महाराष्ट्र में है। नेचुरल गैस पर हजीरा गुजरात और थाल महाराष्ट्र। और वैसे भी दोस्तों भारत में फर्टिलाइजर उद्योग में 2 राज्य हमेशा टॉप पर रहते हैं, गुजरात और तमिलनाडु। यदि कभी पूछ ले कि भारत में सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री किस स्टेट में है, तो आपका जवाब होगा गुजरात। गुजरात नंबर 1 पे है, फिर तमिलनाडु, फिर तीसरे पर यूपी और चौथे पर महाराष्ट्र। भारत में जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है मैंने बताया था 2 पार्ट में है, या तो कोऑपरेटिव सेक्टर हो गया पब्लिक सेक्टर, या तो सार्वजनिक क्षेत्र के हो गया सहकारी क्षेत्र में। तो सहकारी क्षेत्र में जो भारत में प्रमुख क्या है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है उसका नाम है इफ्को। शायद सबने सुना होगा, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, जो कि 1967 में बनी थी। इसका ईयर भी जरूर याद कर लेना, ईयर कि कौन से वर्ष में बनी थी। 1967 में इफ्को की स्थापना हुई थी और इसकी 5 यूनिट अभी काम करती हैं जो कि उर्वरक यानी खाद का उत्पादन करते हैं। एक है आंवला जो कि बरेली में है यानी यूपी, दूसरा फूलपुर प्रयागराज में है, यानी दोनों 2 यूनिट थी, इसको यूपी में है इसकी 2 यूनिट, एक आंवला और एक फूलपुर। 2 यूनिट इसकी गुजरात में है, एक का नाम है कलोल, एक का नाम है कांडला। तो कलोल और कांडला गुजरात में है और इसकी जो 5वीं यूनिट है दोस्तों वो पारादीप में है जो कि उड़ीसा राज्य में बढ़ती है। तो 5 यूनिट है इफ्को की और एक सहकारी क्षेत्र की क्या है ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है। और जो सार्वजनिक क्षेत्र के मुख्यतः मैं उनके बारे में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। पहला है FCI फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। FCI 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी 4 यूनिट हैं सिंदरी झारखंड, गोरखपुर यूपी, तलचर उड़ीसा, रामागुडम आंध्र प्रदेश। खैर सिंदरी तो अब बंद हो चुका है। तो FCI की 4 यूनिट थी मुख्यतः। दूसरा NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। भटिंडा, नांगल, पानीपत, विजयपुर इसकी क्या है यूनिट है और ये मुख्यतः कौन सा उत्पादन करती है फर्टिलाइजर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का NFL। तीसरा है HFC हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन। HFC की स्थापना 1978 में हुई थी और इसकी 3 यूनिट है मुख्यतः बरौनी बिहार में है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है और नामरूप असम में है। यानी जहाँ जहाँ पर ज़्यादातर स्टील प्लांट हैं वहीं पर आपने देखा होगा जो नाम है सेम मिल रहे होंगे, वो स्टील प्लांट भी हैं जैसे दुर्गापुर, भिलाई वगैरह, कोरबा, जमशेदपुर, राउरकेला। तो यहाँ पर फर्टिलाइजर प्लांट भी हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कौन से फर्टिलाइजर जो कि नाइट्रोजन युक्त होते हैं उर्वरक, इनकी बात करते हैं। नाइट्रोजनी उर्वरक जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है, मैं आपको केवल वही बता रहा हूँ जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। पहला है यूरिया। यूरिया को कार्बामाइड भी कहा जाता है और इसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। यूरिया को कार्बामाइड भी कहते हैं, NH2CO NH2 इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब बात करोगे यदि प्रयोगशाला में सबसे पहले क्या बनाया गया था, कार्बनिक यौगिक यूरिया ही बनाया गया था। आपने सुना होगा कि जब बर्जीलियस ने ये कह दिया था कि प्रयोगशाला में या इनको आप कृत्रिम रूप से कार्बनिक पदार्थ नहीं बना सकते हैं, तो बर्जीलियस की थ्योरी को गलत किया था वोहलर ने। उस वैज्ञानिक का नाम था वोहलर, जिसने सबसे पहले प्रयोगशाला में क्या बनाया था, यूरिया को क्या किया था, बनाया था। ठीक है, अब यूरिया को कैसे बनाते हैं, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण को 130 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 8.5 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करने पर प्राप्त करते हैं। यूरिया का जो pH मान होता है उसकी वैल्यू होती है 7 यानी न्यूट्रल होता है और इसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है 46%
और इसका फॉर्मूला क्या है NH2CO। NH2 इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें क्या आता है देखो, भूमि में मिलाने पर इसका जल अपघटन हो जाता है। जल अपघटन का मतलब क्या है दोस्तों, जब इसको हम जमीन में जब छिड़काव करते हैं किसका, यूरिया को हम खेतों में डालते हैं तो ये क्या होता है पिघल जाता है। देखा होगा आपने कुछ टाइम में क्या हो जाता है गायब हो जाता है। गायब होने का मतलब ये जल अपघटन हो चुका है। और जब ये क्या हो जाता है पिघल जाता है तो इससे गैस निकलती है अमोनिया। ध्यान से सुनना, इससे कौन सी गैस निकलती है ये भी पूछा जाता है। तो अमोनिया गैस निकलती है जब इसको खेतों में डाला जाता है। अब ये अमोनिया विभिन्न प्रकार के जो मिट्टी में क्या होते हैं बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा ये किस में बदल जाती है नाइट्रेट NO3। ये भी आता है, आपने सुना होगा कि पेड़ पौधे नाइट्रोजन को ज़्यादातर नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, तो ये अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रेट में। यानी सबसे पहले यूरिया को खेत में डाला तो उसका क्या हो जाएगा जल अपघटन हो जाएगा और फिर उसमें से कौन सी गैस निकलेगी अमोनिया। ये अमोनिया मिट्टी में जो बैक्टीरिया होते हैं उसके द्वारा किस में बदल दी जाएगी नाइट्रेट में। और इसी नाइट्रेट को कौन लेते हैं पेड़ पौधे लेते हैं। और वैसे भी पेड़ पौधों के लिए NPK ये 3 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम ये प्राइमरी होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं किसके लिए पेड़ पौधों के लिए। मिट्टी के लिए भी N यानी 4:2:1 ये भी पूछा जाता है कि इसका आइडियल रेशियो क्या होता है। आइडियल यानी आदर्श अनुपात क्या होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का, तो 4:2:1 होता है। अगला जो फर्टिलाइजर है खाद है उसका नाम है अमोनियम सल्फेट। इसका फॉर्मूला होता है NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4। ये इसका फॉर्मूला है अमोनियम सल्फेट का। अब ये बनता कैसे है, जिप्सम, पानी, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं अमोनियम सल्फेट को बनाने के लिए। इसमें 20 से लेकर 30% नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन मुख्य रूप से ज़रूरी होता है किसके लिए मिट्टी के लिए, ताकि पेड़ पौधों की क्या हो बढ़िया उपज हो, ठीक है। तो अमोनियम सल्फेट में 20 से 30% तक क्या पाया जाता है नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है, जहाँ यूरिया में 46% पाया जाता था। इसका प्रयोग से अम्लीयता बढ़ जाती है। यानी अमोनियम सल्फेट खाद का जब प्रयोग करते हैं तो मिट्टी की अम्लीयता यानी जो एसिडिटी होती है वो बढ़ जाती है। और इसको कम करने के लिए क्या मिलाते हैं दोस्तों चूना। ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन आता है कि अमोनियम सल्फेट को किसके साथ मिलाकर खेतों में डाला जाता है, इसका मिश्रण डाला जाता है, यानी एक मिश्रित क्या है उर्वरक है। तो चूना जो होता है लाइम, इसका प्रयोग करते हैं ताकि अमोनियम सल्फेट जो अम्लीयता बढ़ा रहा है उसको क्या कर दें कम कर दें। तो दूसरी जो खाद है वो है अमोनियम सल्फेट। अगला उर्वरक है कैल्शियम साइनामाइड, जिसका फॉर्मूला होता है CaCN2। आपको फॉर्मूले जरूर याद करने हैं यदि आप कोई भी अब एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि आजकल सभी एग्जाम में फॉर्मूले पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसको बनाते कैसे हैं, कैल्शियम कार्बाइड जिसका फॉर्मूला होता है CaC2। इसमें नाइट्रोजन गैस को 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और कौन सा उर्वरक बनता है कैल्शियम साइनामाइड। जो कैल्शियम कार्बाइड होता है इसका यूज किया जाता है कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए भी। जैसे जो कार्बाइड कहते हैं हम, एक पाउडर आता है टुकड़ा जिसको हम पेपर में लपेट के क्या रखते हैं फलों के बीच में रख देते हैं और कुछ टाइम बाद फल क्या हो जाते हैं पक जाते हैं। तो कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं कैल्शियम कार्बाइड का। और वैसे फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन होता है आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है अपना आंसर। अगले जो उर्वरक है वो है फॉस्फेट उर्वरक, जो जिनमें फॉस्फेट होता है यानी फॉस्फोरस। इस उर्वरक से शाखाओं की संख्या में वृद्धि होती है। फॉस्फोरस क्या करता है, जो पेड़ पौधों की शाखाएं होती हैं उनको बढ़ाने में मदद करता है। और फॉस्फोरस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु आवश्यक है। काफ़ी आता है कि कौन सा तत्व फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जरूरी होता है कौन, फॉस्फोरस, ठीक है। अब इसका जो पहला क्या होता है फर्टिलाइजर होता है उसका नाम है कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है CaS2PO4 ये कैल्शियम सुपर फॉस्फेट का फॉर्मूला है। इसे सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम भी कहते हैं।
इसको सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम के नाम से भी जाना जाता है। ये पानी में अघुलनशील होता है, यानी इसका जल अपघटन नहीं हो सकता है। जैसे हम यूरिया को मिट्टी में डालते हैं, मैंने भी बताया था, तो कुछ टाइम बाद यूरिया क्या हो जाती है, पिघल जाती है। तो कैल्शियम सुपर फॉस्फेट क्या होता है, वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। तो इसके लिए इसका प्रयोग सीधे नहीं किया जाता है। इस खाद का कभी आएगा, कौन सी खाद का प्रयोग सीधे मिट्टी में मिलाने, या जिसको हम सीधे मिट्टी में नहीं मिलाते हैं, तो वो होता है कैल्शियम सुपर फॉस्फेट। अब मैं दोस्तों आपको एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस वो आपको मैं अभी करा रहा हूँ, ध्यान से देखना अब इसको कि कौन कौन से क्वेश्चंस इनमें से और भी बनते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है इसमें से DDT, सुना होगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, इसका फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो ऑप्शन से आसानी से कर सकते हो। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C14H9Cl5, यानी कार्बन के 14 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 9 और क्लोरीन के 5। कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बना होता है DDT। इसी के लिए एक बार पूछा गया था कि DDT किससे बनता है, तो क्लोरल यानी क्लोरीन से इसका क्या करते हैं, DDT को बनाया जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसका काफ़ी यूज हुआ था, जैसे मलेरिया के विरुद्ध भी इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। मच्छर वगैरह को मारने के लिए इसका छिड़काव किया जाता है, तो कई बीमारियों के विरुद्ध भी इसका शुरू में क्या करते थे, प्रयोग करते थे। एक क्वेश्चन ये काफ़ी आता है कि DDT कौन से प्रकार का प्रदूषण करता है, ये UPPCS में भी पूछा गया था। तो DDT तीनों प्रकार का प्रदूषण करता है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मिट्टी, यानी तीनों प्रकार के प्रदूषण को करता है। DDT को सबसे पहले किसने संश्लेषित किया था, तो 1874 में ऑथमार जिल्डर ने इसको सबसे पहले संश्लेषित किया था। लेकिन इसको खोजने का श्रेय यदि आएगा कि DDT की खोज किसने की है, तो पॉल हरमैन मुलर ने DDT की खोज की थी। खेतों में भी DDT का छिड़काव करते हैं, कई देशों ने DDT पर बैन भी लगा दिया है। ये काफ़ी एक वैसे टॉक्सिक होता है, ये जहरीला पदार्थ है DDT। एक है सोडियम नाइट्रेट, इसका फॉर्मूला होता है NaNO3। इसका एक क्वेश्चन बनता है कि चिली सॉल्ट पीटर के नाम से किसे जाना जाता है। सबसे पहले चिली जो कंट्री है साउथ अमेरिका की, वहाँ पर एक काफ़ी होता है सोडियम नाइट्रेट, इसी के लिए इसका दूसरा नाम है चिली सॉल्ट पीटर NaNO3। इसका प्रयोग उर्वरक यानी फर्टिलाइजर और पटाखों में प्रयोग किया जाता है, यानी जो क्रैकर्स होते हैं, फायरवर्क्स में भी इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं सोडियम नाइट्रेट का। दोस्तों जो उर्वरक होते हैं, एक तो होते हैं फर्टिलाइजर, जिन्हें हम क्या करते हैं, बनाते हैं प्रयोगशाला में, इंडस्ट्री में, बाद में इनका प्रयोग करते हैं खेतों में। एक होते हैं जैव उर्वरक जिन्हें कहते हैं बायोटिक फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक। और मुख्यतः दो जैव उर्वरक आप जरूर याद कर लेना, एक होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, दिख रहा होगा, नील हरित शैवाल। एक जो बायो फर्टिलाइजर होता है ये होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, और दूसरा होता है एजोला। इन दोनों में से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि जैव उर्वरक क्या होते हैं। तो जैव उर्वरक दो होते हैं, एक होता है एजोला, एक होता है नील हरित शैवाल। ये ऐसा नहीं है कि इनको हम कोई इंडस्ट्री में बना रहे हैं, ये आपने देखा होगा जैसे काई होती है, काई कहते हैं ना, शैवाल वगैरह काई, तो ये क्या होती है, खुद ही क्या हो जाती है, ज़मीन में बन जाती है। ठीक है, अब शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी कहते हैं। जो एल्गी होते हैं, एल्गी, द स्टडी ऑफ एल्गी, फाइकोलॉजी। शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ऐसे नए रूप में परिवर्तित कर देती है जिसे फसल के पौधे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। शैवाल का काम क्या होता है, जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस होती है, ये इसको क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है, क्योंकि पेड़ पौधे कभी भी डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं लेते हैं। ठीक है, जिसे फसल आसानी से क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। नॉर्मली जो क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ये नाइट्रोजन को क्या करते हैं, या तो सबसे ज़्यादा नाइट्रेट के रूप में लेंगे, नाइट्रेट अभी पीछे भी बताया था कि सबसे ज़्यादा किस रूप में लेते हैं, नाइट्रेट। यहाँ पर देखो ये दिया है, क्लोरेला एसिटेबुलेरिया और बेलोनिया शैवाल, ये दो शैवाल होते हैं, क्लोरेला एसिटेबुलेरिया और बेलोनिया, ये दो शैवाल होते हैं जो नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रेट में बदल देते हैं, जिससे जमीन की उर्वरा शक्ति क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी जो मिट्टी होती है
उसकी फर्टिलाइजर कैपेसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। चावल की फसल के लिए नील हरित शैवाल जैव उर्वरक का कार्य करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार पूछा जा चुका है कि धान की फसल के लिए जैव उर्वरक का, बायो फर्टिलाइजर का कार्य कौन करता है। तो धान की खेती के लिए नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये जैव उर्वरक का कार्य करते हैं। ठीक है। पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन का अवशोषण सर्वाधिक मात्रा में, अभी बताया था किस रूप में करते हैं, नाइट्रेट के रूप में करते हैं। पौधे 3 प्रकार से नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं। ध्यान से सुनना, कभी आएगा पौधे कितने प्रकार से नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं, तो 3 प्रकार से नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, यदि वो हवा से कर रहे हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रूप में करेंगे। यदि वो डायरेक्ट हवा से कर रहे हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यदि वो मिट्टी से कर रहे हैं तो नाइट्रेट के रूप में करते हैं। यदि वो मिट्टी से कर रहे हैं तो नाइट्रेट, और मिट्टी से वो अमोनिया के रूप में भी करते हैं। मिट्टी से वो अमोनिया के रूप में भी करते हैं, लेकिन मुख्यतः क्या होता है, नाइट्रेट। मैंने बताया था यूरिया में अमोनिया गैस बैक्टीरिया के द्वारा किस में बदल जाती है, नाइट्रेट में बदल जाती है, आपको मैंने बताया था। और पेड़ पौधों की जड़ों में क्या होता है, राइजोबियम, ये एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, इसको नाइट्रेट में बदलने में मदद करता है। ये भी पूछा जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन जो फिक्सेशन होता है, स्थिरीकरण, वो करने में कौन मदद करता है, राइजोबियम। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, जो नाइट्रोजन है इसको नाइट्रेट में बदल देना, और पेड़ पौधे इसे क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगला मैंने बताया था आपको, जो जैव उर्वरक होता है उसका नाम होता है एजोला। एक क्या था, बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, दूसरा होता है एजोला। एजोला भी ब्लू ग्रीन एल्गी की तरह एक जैव उर्वरक है। एजोला एक तैरती हुई फर्न होती है जो बिल्कुल शैवाल से मैच करती है। एक फर्न है जो बिल्कुल शैवाल से मैच करती है। ये शैवाल फर्न वगैरह एक टॉपिक होगा, वहाँ पर मैं आपको सारा बताऊंगा। ठीक है। एजोला धान के खेत या उथले पानी में उगाई जाती है, या तो धान के खेत में या उथले पानी में उगाई जाती है। और इसकी पंखुड़ी में क्या पाया जाता है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी भी पाया जाता है। काफ़ी आता है कि एजोला की पंखुड़ी में कौन सा नील हरित शैवाल उगता है, तो उसका नाम है एनाबीना, एनाबीना। पेड़ पौधों के विकास के लिए मुख्यतः 16 से लेकर 18 तत्व क्या होते हैं, जरूरी होते हैं, जिसमें से 10 बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो मुख्यतः 3 तत्व महत्वपूर्ण होते हैं, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ठीक है। लेकिन जो 10 महत्वपूर्ण होते हैं, वैसे यदि हम 16 महत्वपूर्ण तत्व मानेंगे तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं दोस्तों। कैसे, 10 और 6। 10 कैसे होते हैं, मैक्रो, और 6 कैसे होते हैं, माइक्रो। यानी 10 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है यानी महत्वपूर्ण, और 6 क्या होता है, सूक्ष्म यानी कम महत्वपूर्ण है, माइक्रो है। लेकिन यदि माइक्रो नहीं मिलेंगे तब भी एक पेड़ सही से नहीं उगेगा। होने को सभी जरूरी है, लेकिन ये ज़्यादा मात्रा में चाहिए और ये कम मात्रा में चाहिए। जो 10 महत्वपूर्ण तत्व हैं इनके मैंने नाम लिखे हैं, ये याद कर लेना। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, आयरन। ये 10 क्या होते हैं, महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। क्योंकि एक बार एग्जाम में ये 3 दे दिए थे और चौथा दे दिया था सोडियम, और पूछा बताइए इनमें से कौन पेड़ पौधों के लिए महत्वपूर्ण तत्व नहीं है, तो सोडियम नहीं था इसका आंसर। ठीक है। तो समझ गए होंगे ये कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व होते हैं पेड़ पौधों के लिए। और जो 6 माइक्रो होते हैं, माइक्रो, जो माइक्रो एलिमेंट होते हैं जो कम मात्रा में चाहिए, एक होता है जिंक, कॉपर, मैग्नीज, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन। ये 6 क्या होते हैं, माइक्रो एलिमेंट होते हैं। जिंक, कॉपर, मैग्नीज, बोरॉन, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन। ये 6 क्या होते हैं, सूक्ष्म मात्रा में तत्व होते हैं जो कि पेड़ पौधों के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है। तो ये याद कर लेना कि कौन कौन से तत्व जरूरी है। 2 महत्वपूर्ण जैव उर्वरक कौन से हैं, पहला ब्लू ग्रीन एल्गी है, दूसरा क्या है, एजोला है। क्वेश्चन ये भी आया था दोस्तों कि एजोला को किसके साथ मिलाने पर एक अच्छा उर्वरक होता है, तो एजोला को किसके साथ मिला दो, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये बहुत ही बढ़िया काम करेगा जैव उर्वरक। ये भी याद कर लेना, एजोला को ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ मिलाने पर एक अच्छा उर्वरक होता है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है।
और ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। आप लिख लेना, मैं बता देता हूँ कि ब्लू ग्रीन एल्गी को, खैर में सारा पढ़ेंगे अलग टॉपिक, वहाँ पर सारा बता दूंगा कि साइनोबैक्टीरिया या स्वतंत्र निवास करने वाला जीवाणु किसे कहा जाता है, नील हरीश सहवाल को साइनोबैक्टीरिया इसी को कहते हैं। और कि एक बार पूछा था कि ब्लू ग्रीन एल्गी में कौन से ऐसी सेल होती है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है उसको करने के लिए ब्लू ग्रीन एल्गी में कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो हेटेरोसिस्ट। आप सीधे कभी डायरेक्ट पूछ लेगा कि बताइए इनमें से कौन सी कोशिका ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती है, और 4 ऑप्शन दे देगा। तो हेटेरोसिस्ट ये वो कोशिका है जो ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 2,4-D। दोस्तों 2,4-D की पहली तो फुल फॉर्म पूछी जाती है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होती है। इसका प्रयोग ज़्यादातर गेहूं और गन्ने की खेती में किया जाता है। अब ये 2,4-D का प्रयोग क्या करते हैं, ये क्या होती है, खरपतवार नाशी, वीडसाइड, सुना होगा वीडीसाइड, खरपतवार नाशी क्या होता है, इसके रूप में इसका फसलों में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब ये खरपतवार नाशी वर्ड क्या है, वीडीसाइड। आपने देखा होगा कि जो ये फसल उगती है इनके बगल में छोटे छोटे कुछ और भी छोटे छोटे क्या उगते हैं, प्लांट्स उग जाते हैं। ये प्लांट क्या करते हैं, जमीन में से जैसे आपने यूरिया डाला तो खुद भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो जिस प्लांट के लिए हमने डाला था वो उसको उतना एब्जॉर्ब नहीं कर लेते हैं। तो इसका प्रयोग कर लेते हैं जो उन खरपतवार नाशी को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, 2,4-D। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहें। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद।